ओके, तो हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बने, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का पूरा प्रोसेस, फिर एक लिस्ट देखी कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और फिर मैंने बोला कि हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जब हमने स्टार्ट किया तो उसका हेडिंग ही है कि इट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो वो भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करने के पहले हमने क्या किया, हमने एक्चुअली देखा कि क्या बिजनेसेस को गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है क्या, एंड एक्चुअली जब हमने वो वेबसाइट खोल के देखी तो हमें समझा कि गवर्नमेंट के मल्टीपल स्कीम्स है जिससे गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है। तो क्या ये प्रैक्टिकली काम में आएगा? ऑफ कोर्स। जब अगर आप कोई बिजनेस का अकाउंटिंग करने जाओगे, ऑडिटिंग करने जाओगे, और अगर उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से उन्हें फायदा हुआ है तो क्या उसका अकाउंटिंग करना चाहिए? करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कितने वैल्यू पे करना चाहिए, ये सब सवाल आपको आएंगे और ये सब सवाल के जवाब मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में विच इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। नाउ बिफोर वी एक्चुअली डिग इनटू द कंसेप्ट्स, बहुत मस्त स्टैंडर्ड है, छोटा स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, मस्त है, मुझे अच्छा लगता है ये स्टैंडर्ड। तो बिफोर वी एक्चुअली गो इनसाइड एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि जस्ट थोड़े वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है स्टडी करो, और मैंने आपको दो चीजें पढ़ने बोली थी उसमें कि एक कि गवर्नमेंट वो ग्रांट्स किन किन लोगों को देने वाला है, क्या कंडीशंस है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने के लिए, और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट क्या देने वाला है। तो क्या आप लोगों ने ये होमवर्क किया है? यस और नो? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेक्चर खत्म होने के बाद क्या हो गया, भूल गए क्या कि ये होमवर्क था, ऐसे कुछ करना था? किसी ने भी नहीं किया? क्या लोगे आज का पेनल्टी करके? तुम खुद ही बताओ। काफी लोग आई गेस 18 प्लस तो हो गए हो, अडल्ट हो तुम, बताओ क्या सजा चाहिए तुम्हें, पनिशमेंट? यू हैव नॉट डन द होमवर्क। बताओ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? अभी क्यों इतने शांत हो गए अचानक से? एक हफ्ते के लिए मोमोज बंद, चॉकलेट, रुको, अच्छे इंटरेस्टिंग आ रहे हैं पनिशमेंट्स। अच्छा, चॉकलेट लेके बात रफा दफा कर दो, वाह वाह। हम रुको, मुझे थोड़ा भारी डायलॉग मारना है, मुझे वर्ड्स नहीं सुधर रहे हैं। माई एथिक्स आर नॉट सेलेबल, सॉरी, ये नहीं ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी? आपकी पनिशमेंट ये होगी, जो ऑब्वियसली मैं मॉनिटर तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे वैभवी ने बोला, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा हुआ है कि आपको जो चीज बहुत अच्छी लगती है आप वो एक हफ्ते के लिए नहीं करोगे, एंड यस आप करोगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, बट देख लो अब ये थोड़ा ट्रस्ट इशू आ गया है अपने में, तो देखो कितना तुम मुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुम ही कर लो। सलोनी बोल रही मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है सलोनी तुम्हें इतना नहीं अच्छा लगता है। तो जो चीज मैं बोलूंगी वो तुम छोड़ दोगे। वैभवी, तुम अगले 5 दिन के लिए चाय बिल्कुल नहीं पियोगे, बिल्कुल भी नहीं। काव्या, तुम क्या करोगे? अब मुझे इतना नहीं पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। करो करो, मैं होमवर्क बोलती हूँ दिल से, तुम लोग करते ही नहीं हो। क्यों लेकिन? कितने लोग यहाँ पे चाय, जो भी चाय पीपल है वो अगले, चलो 5 दिन में मैं थोड़ा रहम दिखाती हूँ, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तुम चाय नहीं पियोगे, और जो कॉफी पीपल है वो अगले 3 दिन के लिए कॉफी नहीं पिएंगे, जो बोनवीटा पीपल है वो अगले 3 दिन के लिए बोनवीटा नहीं पिएंगे।
कुछ भी नहीं, अब मैं तुम्हें खाना छोड़ने के लिए तो नहीं बोल सकती हूँ काव्या, लेकिन तुम खुद ही अपने मन से कुछ पनिशमेंट ले लो काव्या कि तुम क्या छोड़ोगे। एंड इन एडिशन टू दिस ये होमवर्क तुम याद रखोगे और तुम ये कल करके आओगे। इसका नुकसान तुम्हें एक बहुत होने वाला है कि आज जब तुम स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो कुछ चीजें तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, और तब मैं हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोगों ने होमवर्क किया हुआ नहीं। आ जाओगे। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब ये प्रिंसिपल सीखते हैं। सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट से मिली हुई कुछ ग्रांट, कुछ मदद, जैसे सच एज सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स। इसका मतलब क्या है? सब्सिडी का मतलब होता है कभी कभी गवर्नमेंट आप लोगों को कुछ छूट दे देती है या कुछ पैसे दे देती है हेल्प करके। कैश इंसेंटिव भी वैसे ही होता है कि गवर्नमेंट आपको एक्चुअली पैसा देके आपके बिजनेस को कुछ मदद कर रही है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट काफी बार ऐसे करता है कि जो कुछ टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस को ड्यूटीज भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट आपको या तो कुछ केस में ऐसे बोल सकते हैं कि एज ए हेल्प कि हम वो टैक्स नहीं लगाएंगे या आप टैक्स पहले भर दो और उसके बाद हम आपको रिफंड कर देंगे। बट यस, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सो इस चैप्टर में हम स्टैंडर्ड में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर बिजनेसेस को गवर्नमेंट से हेल्प मिली, चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो, कैश इंसेंटिव्स हो या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो, सो बेसिकली उसका अकाउंटिंग करना कैसे है। ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूजुअल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नॉट नेसेसरीली कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये स्ट्रक्चर में दिखेगा, बट यूजुअल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले होता है इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, कि एक पहला पैराग्राफ में बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस पे आपको गाइडलाइंस मिल रही है। ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया। उसके बाद एक स्कोप पैराग्राफ होता है। वो स्कोप पैराग्राफ बोलता है कि ये स्टैंडर्ड के रूल्स कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को एप्लीकेबल होंगे और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं होंगे, या कौन से सिचुएशंस में एप्लीकेबल होंगे और कौन से सिचुएशंस में नहीं होंगे। ओके, कोई स्टैंडर्ड का स्कोप पढ़ा है क्या अभी तक हमने? एज 13 का हमने स्कोप पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कौन से सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हर स्टैंडर्ड में होता है। उसके बाद हम देखते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब ये नए वर्ड्स हैं लेकिन ये जिंदगी भर याद रखने चाहिए। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब लेके आओगे, दैट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देन देयर इज मेजरमेंट क्राइटेरिया। उसका मतलब बुक्स में वो चीज कब लेके आओगे, एक बार वो डिसाइड हो गया तो भाई कितने वैल्यू पे उसे अकाउंट्स में दिखाओगे, दैट इज योर विच क्राइटेरिया, दैट इज मेजरमेंट क्राइटेरिया। देन देयर इज अ क्राइटेरिया नोन एज प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, जिसमें ये बताया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद, वैल्यू होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। Then there is one more part in the standard which is disclosure part, मतलब ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो एंटिटी ने देनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते वक्त। ओके, सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो यूजुअली आपको स्टैंडर्ड का ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। देयर इज ऑल्सो वन मोर पार्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज डेफिनेशंस, की डेफिनेशंस, कि कैसे होता है कि वो टिपिकल टाइप का ट्रांजैक्शन समझने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात ले लो कि जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किया था तो हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म का क्या, तो ये चीजों का डेफिनेशन जो वर्ड्स स्टैंडर्ड में यूज किए गए हैं उनका डेफिनेशन स्टैंडर्ड में दिया जाता है। सो की डेफिनेशंस होते हैं, then recognition criteria, measurement criteria, presentation criteria and disclosure. So this is the usual structure of the standard. चलो, now let's start understanding this standard.
इस स्टैंडर्ड में हमने 100 बार अब तक मैंने बोला है कि ये स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ग्रांट्स का अकाउंटिंग सीखने वाले, लेकिन अब पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या है। ओके, हम बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड क्या बोलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग, लेकिन भाई गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट we'll come to this paragraphs. So government grants are assistance. नोटबुक भी खोलना, हम पूरा जो स्टैंडर्ड है वो उसके नोट्स बनाएंगे और चार्ट्स बनाएंगे सच दैट कि आपके नोट्स से पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज होगा। ओके, ऑब्वियसली मैं आपको ये नोट, मैंने ये चार्ट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको ये प्रिंटेड भी दे सकती हूँ, बट मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये चार्ट समझ के आपने क्लास में मेरे साथ लिखने चाहिए। ओके, मैं आपको दूंगी रेडीमेड, आपको चीजें दो तो आपको, आप लोग कभी वो कुछ करते नहीं हो, तो मेरे साथ लिखोगे। जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग नोट्स, वी आर राइटिंग दिस स्टैंडर्ड एंड मेकिंग नोट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, इट इज, आई वुड नॉट से कि ये स्टैंडर्ड पढ़ना नहीं है, आपको ये स्टैंडर्ड पढ़ना है। जो मैंने बनाए हुए नोट्स है उसमें अगर आपको कुछ प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हो, एंड देन आप वो नोट्स के बेसिस पे रिविजन करोगे। सो मैं ये लिख के भी दूंगी, अभी कुछ लिखो मत, आई टेल यू व्हेन टू राइट, व्हाट टू राइट। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस, ओके, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इन कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। सो ये है गवर्नमेंट ग्रांट्स का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन एक साथ कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक करो उसे। सो हमने क्या देखा इधर, एक सेकेंड, यस। सो सबसे हम पहले हम क्या देख रहे हैं अभी, गवर्नमेंट ग्रांट्स। किस चीज को गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलेंगे? सो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस। दे कैन बी इन कैश और काइंड, ओके, given by of course government, so given by government for past or future compliance of certain conditions। ओके, तो अभी एक एक पार्ट डेफिनेशन का देखेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हेल्प, सो गवर्नमेंट ग्रांट इज अ हेल्प, ओके, दैट हेल्प कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड, मतलब वो हेल्प या तो रोकड़ा देके हो सकती है कैश या बैंक थ्रू, या आपको कोई चीजें देके भी वो हेल्प हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। दैट हेल्प शुड बी बाय गवर्नमेंट, ओके, इट शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट। ना इधर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि ठीक है, आप लोग मुझे बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ग्रांट किसे बोलेंगे, कि कोई भी हेल्प कैश या काइंड में गिवन बाय द गवर्नमेंट, ओके, लेकिन विच गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसे गवर्नमेंट ग्रांट, वो हेल्प कौन, इधर तो बोला है गिवन बाय गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई हेल्प को गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, या स्टेट के, या दोनों, लोकल गवर्नमेंट्स भी होते हैं। सो कौन से गवर्नमेंट से हेल्प मिली तो उसे गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर वो हेल्प गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में बैठा ही नहीं तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो विच गवर्नमेंट, क्या लग रहा है? सो ये अगर आप देखोगे ना तो कौन सा गवर्नमेंट ना, ये ऐसे क्लियरली कहीं भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया नहीं है, आप जब स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको समझता है कि गिवन बाय गवर्नमेंट का मतलब होता है कौन कौन आता है गवर्नमेंट में, सेंट्रल, स्टेट
local government, national and international bodies, and also government agencies. तो मतलब अगर आपको हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, लोकल गवर्नमेंट से मिलती है आपको, या इंटरनेशनल बॉडीज होते हैं कोई इंटरनेशनल बॉडीज, पता है कि कोई ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज विच माइट हेल्प बिजनेसेस, या कोई ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज होंगे जैसे हेल्थ के केस में, अभी कोरोना के केस में एक इंटरनेशनल बॉडी कौन थी जो कंटिन्यूसली बताते रहता है कुछ ना, WHO के बारे में हम कितना सुनते हैं। वैसे WTO भी होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। So basically there are certain international bodies which are meant to promote trade and businesses. अगर वैसे इंटरनेशनल बॉडीज से भी कुछ हेल्प आई ना तो वो भी गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में आता है। एंड प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की खुद की कोई एजेंसीज रही, डिपार्टमेंट्स रहे, तो वो भी गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आता है। Okay, so any help, whether you receive it in cash or kind, which is given by government, and government, by government we mean central, state, local, international bodies and government agencies. Okay, for past or future compliance with certain conditions. ओके मतलब आपको ये हेल्प कैश या काइंड में जो गवर्नमेंट से मिल रही है वो क्यों मिल रही है? बिकॉज यू हैव कंप्लाइड विथ सर्टन कंडीशंस, कुछ तो कंडीशंस बोले थे, वो कंडीशंस आपने कंप्लाई कर लिए। इधर इन द पास्ट, आपने पास्ट में कुछ तो कंडीशंस डाले हुए थे, वो कंप्लाई कर लिए, इसलिए आपको गवर्नमेंट से कैश या काइंड में हेल्प मिल रही है, या फिर आपको कैश एंड काइंड में गवर्नमेंट से हेल्प मिली हुई है for certain conditions which you are supposed to or you are expected to follow in future, comply in future. तो अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, व्हाई आर यू गेटिंग दैट असिस्टेंस? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड, complied certain conditions in the past or you are expected to comply with certain conditions in the future. Then such help will be called as government grant. Definition clear है क्या मैं exactly? हाँ, फ्यूचर कंडीशन का एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है जैसे गवर्नमेंट आपको बोलता है कि, मैं गवर्नमेंट को बोलती हूँ कि कोई तो एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगी, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ देन विल हेल्प यू, वी विल गिव यू 5 करोड़ रुपीज, बट गवर्नमेंट विल से कि 5 करोड़ की हेल्प हम तो आपको तभी देंगे, आप फैक्ट्री सेटअप कर लो, आज ही हम आपको 5 करोड़ देंगे, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू डू नॉट रीलोकेट योर फैक्ट्री फ्रॉम दैट प्लेस फॉर एटलीस्ट 5 years। वो फैक्ट्री वहीं पे रहनी चाहिए अगले 5 साल के लिए, वही स्टेट में या वही एरिया में, और इतना इतना प्रोडक्शन अगले 5 साल तक होना चाहिए, या इतना इतना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करना चाहिए। सो दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट आपको अभी मिल रही है, but they have given that government grant with the condition that in the future you are expected to have production and continue to have that production in that particular geographical area only. Is that clear? ओके ये लिख लो, गवर्नमेंट ग्रांट्स पहले डेफिनेशन, और ये ऐसे पॉइंट्स में ही लिखो।
हो गया लिख के? हाँ, डन, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये किसको एप्लीकेबल है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या? सो गवर्नमेंट ग्रांट इज, मेरे साथ रिवाइज करो, सो गवर्नमेंट ग्रांट इज एनी असिस्टेंस, ओके, इन कैश और काइंड गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाट? फॉर ईदर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। क्लियर गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब? Yes. Now let's go ahead. दे एक्सक्लूड, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में या गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ चीजें नहीं पकड़ी जाती। वो क्या है? दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon them. ओके, यहां पे ही हम एक एरो करेंगे नीचे, ओके, और बोलेंगे एक्सक्लूड्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट से क्या एक्सक्लूड्स होता है? पहले शॉर्ट कीवर्ड्स लिखेंगे ताकि रिवीजन के लिए हेल्प हो। कैन नॉट रीजनेबली हैव वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। मतलब अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ग्रांट है जिसकी वैल्यू कितनी है वही हम निकाल नहीं पा रहे। रीजनेबली, रीजनेबली मतलब लॉजिकली या सारी कोशिश करने के बाद भी वो गवर्नमेंट से जो मिली हुई मदद है, ओके, वो हेल्प को कितने कितने वैल्यू की हेल्प मिली, वी कैन नॉट एक्चुअली क्वांटिफाई दैट हेल्प। ओके, वो हेल्प कितने रुपए की हमें हेल्प हुई, if you cannot place a value upon that help, then such government grants are not covered here. मैम एग्जाम्पल देखो, सपोज कल गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी इनोवेटिव स्टार्टअप्स है कंट्री में, ओके, एकदम इनोवेटिव कुछ जो प्रोडक्ट या आइडियाज लेके आ रहे हैं और जो नया नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, ओके, तो उन लोगों को गवर्नमेंट बोलता है कि वी विल हेल्प यू। एंड हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू? सो हम ऐसे करेंगे कि हमारा ही कोई एक इंसान आपके ऑफिस में आएगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा के लेगा। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा के देगा। एंड द प्रोसेसेस विल बी मेड वेरी सिंपल। इन वन डे यू कैन रजिस्टर योर बिजनेस। ओके, नाउ दिस इज अ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एक्चुअली। इससे कितना इजी होगा, बिकॉज दिस न्यू बिजनेसेस विल नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लीगल कंप्लायंसेस। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो गवर्नमेंट ने हेल्प की हुई है आपके ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को, मुझे बताओ कि ये हेल्प, कैन यू प्लेस अ वैल्यू अपॉन इट? कैन यू से गवर्नमेंट ने ना 5 करोड़ का हेल्प दिया है हमको? नो, वी नो दैट वॉट एवर गवर्नमेंट हैज डन फॉर अ टिपिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज, दैट वाज एक्चुअली हेल्पफुल, बट यू कैन नॉट प्लेस अ वैल्यू अपॉन इट। एंड दैट इज वाई इफ अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट हेल्प दिखती है, गवर्नमेंट ग्रांट दिखती है जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो वो ये तो ना बेसिक हमारा कौन सा कंसेप्ट है पता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हम पहले दिन पे सीखते हैं अकाउंट्स के बेसिक्स के, कि अगर कोई चीज, इफ वी कैन, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर पैसों में उनका वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि क्या है, अकाउंट्स पैसों का हिसाब किताब है भाई, क्या लिखोगे तुम उधर? सो सिंपल है, इफ गवर्नमेंट, इफ देयर इज एनी गवर्नमेंट ग्रांट अपॉन विच यू कैन नॉट प्लेस अ वैल्यू, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में आएगा नहीं। क्लियर? यस, ओके। एंड transactions with the government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the enterprise. Okay, let's first write it, then let's discuss it. Transactions which cannot be
distinguished from normal trading transactions. ओके मैम, इसका मतलब क्या है? सी, अब लेट्स टेक अ एग्जांपल कि आईटीसी ले लो, या आईटीसी इन्फोसिस ले लो। चलो, अब इन्फोसिस ये कंपनी का काम है सॉफ्टवेयर्स बनाना, तो वो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और एक उनका ये बिजनेस है कि वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और ये बेचते हैं उनके क्लाइंट्स को। अब कल होके गवर्नमेंट ने बोला किसी हमें भी एक ऐप या सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, और उसका काम उन्होंने दे दिया इन्फोसिस को। ओके, अब इन्फोसिस ने वो बना के दे दिया सॉफ्टवेयर, और उसके पैसे भी लिए गवर्नमेंट से। मुझे बताओ, सो दिस ऑर्डर विच वाज गिवन बाय गवर्नमेंट टू इन्फोसिस, इज इट अ गवर्नमेंट ग्रांट? राइट। सो अगर तुम गवर्नमेंट के साथ ऐसा कुछ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है विच इज नॉर्मल, मतलब जो वो कंपनी के नॉर्मल ट्रेडिंग में होता ही है, कंपनी का बिजनेस ही वो है, कंपनी डे टू डे यही करता है, और वो गवर्नमेंट के साथ कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट को भी अपना ही प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है सेम प्राइसेस पे। नॉर्मल ट्रेडिंग जैसा गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ या गवर्नमेंट के साथ अगर डीलिंग हो रहा है, देन इट इज नॉट सेड टू बी गवर्नमेंट ग्रांट। See, here we are talking about government grant में a help by government for some compliance with some conditions। यहाँ पे तो कुछ गवर्नमेंट आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, इसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प दे रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट नॉर्मल कस्टमर की तरह आपके पास से कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, वो आपका कस्टमर है, आप उससे उतने ही पैसे वसूल करते हो जैसे मतलब उतना ही चार्ज करोगे जो शायद से आप दूसरे कस्टमर्स के लिए से चार्ज करते हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट के साथ किया गया ट्रांजैक्शन, दिस कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, देन इट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। आर वी क्लियर? यस, ओके। तो ये हमने कवर किया, प्लस स्कोप का पार्ट भी यही कवर कर देंगे, that this standard does not deal with, तो ये हम एक्सक्लूड्स में ही लिख देंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड में आता ही नहीं है, तो हम एक्सक्लूड में ही लिख देंगे। ये पहला वाला पॉइंट जो है, विल सी इट लेटर, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू एट द, मतलब थोड़ा बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखो, समझने के लिए इजी है, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब आपको गवर्नमेंट से अगर कोई भी हेल्प मिली विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती है, ओके, तो वो तो उसे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्ट किए, ओके, दिस इज अ हेल्प बाय गवर्नमेंट, आपकी जहाँ फैक्ट्री है उसी इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से आपको बहुत फायदा होने वाला है, सो दिस इज अ हेल्प बाय गवर्नमेंट। बट क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में बैठता है क्या? चेक करो, is it a help which is given by the government? Is it a help? Yes. Is it in cash or kind? It is in kind. But is it given to you because you complied with certain conditions, or you are going to comply with certain conditions? No. ये तो गवर्नमेंट का काम है पूरे सोसाइटी को डेवलप करना, तो उन्होंने वो रास्ता जनहित में बांधा है। हाँ, आप कुछ कंडीशंस फुलफिल किए हैं या करने वाले हो, इसके लिए आपको हेल्प किया, ऐसे कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई भी हेल्प जो गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में नहीं बैठती है, दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। वैसी हेल्प का अकाउंटिंग ये स्टैंडर्ड बताएगा नहीं। आर वी क्लियर? तो हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आगे
गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। इंटरेस्टिंग पॉइंट। सी, अगर आपका बिजनेस है, ओके, सो आप अगर अकाउंटिंग एडवाइजर हो, ए, और आपको एक क्लाइंट दिखता है, तो आपके पास आपका एक क्लाइंट है XYZ कंपनी। अब ये XYZ कंपनी के जो शेयर्स है, वो शेयर्स कौन खरीदता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सोचता है ये बिजनेस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, गवर्नमेंट वांट्स टू बाय दैट कंपनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ओके, अब आप अकाउंटिंग एडवाइजर हो, आपका क्लाइंट है XYZ, और वो बोल रहा है देखो गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमारे शेयर्स बाय किए हुए हैं, दिस इज लाइक अ हेल्प बाय गवर्नमेंट एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे क्या? आपका क्लाइंट आपको पूछ रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर? अब सोचो कितने दिमाग से स्टैंडर्ड बनाया जाता है, कितनी सारी चीजें सोची जाती है। तो ऐसे डाउट्स आ सकते हैं आपके क्लाइंट को भी, क्लाइंट आपको पूछेगा। इसलिए स्टैंडर्ड ने क्लियर बताया है कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस, इट इज बाइंग योर शेयर्स, it is not that government is actually helping you for complying certain conditions, not necessarily। गवर्नमेंट तो बस आपके शेयर्स खरीद रहा है, वो कंपनी का ओनर होता है। ये गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में नहीं आता है, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली कि वो गवर्नमेंट जब आपके शेयर्स खरीदता है, दैट इज इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द ओनरशिप ऑफ योर कंपनी, देन इट इज नॉट कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड। तो क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज। हो गया लिख के मेरे साथ, और इधर तक क्लियर है? यस, ओके। चलो अभी तक किया हुआ क्विकली रिवाइज करेंगे, ट्राई करो रिकलेक्ट करना, और ये भी सामने रखो। सो हमने क्या देखा? सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है। सो गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेंस इन कैश और काइंड गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। It excludes, in government grant we do not include four things, that is, first, such government grants or such helps, actually such assistance upon which we cannot place value, so upon which value cannot be placed, एक वो। दूसरा, such transactions with the government which cannot be distinguished from the normal trading transactions। Third, such government assistance which is not government grant, which does not satisfy definition of government grant। And fourth, participation by the government in the ownership of your business। So ये चीजें हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में आती नहीं है, जिनको ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर इधर तक? यस, जाना है क्या आगे? ओके, तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। नाउ अब ये स्टैंडर्ड ये बताता है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, वो तो समझ लिया, लेकिन उसका अकाउंटिंग के लिए अलग एक स्टैंडर्ड क्यों बना? वाई इज इट नेसेसरी? मतलब ये स्टैंडर्ड क्या है? सो द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, आई एम रीडिंग दिस वन, the receipt of government grants by an enterprise
is significant, it is important for preparation of financial statements for two reasons. मतलब वो बोलता है कि कोई भी बिजनेस को ये गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनको बताना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है, वरना ये स्टैंडर्ड क्यों फुकट में लाया हमने। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेस को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट मिलना और उसका अकाउंटिंग, मतलब वो गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई? फर्स्टली, इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन रिसीव्ड देन एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नेसेसरी। तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजैक्शन है जो आपके बिजनेस में हुआ है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना, सही तरीके से करना, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि बिजनेस में होने वाला ट्रांजैक्शन अगर आप सही तरीके से अकाउंटिंग नहीं करोगे तो P&L और बैलेंस शीट में कुछ गलत ही चीजें दिखेगी। एंड दैट इज वाई अगर कोई भी बिजनेस को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं तो ये आइटम आएगा। So that is why it is important that you know how to account for it. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the enterprise has been benefited from such grant during the reporting period. Plus, it is very important that आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है ये आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लोगों को एटलीस्ट ऐसे बताओ कि हमारे बिजनेस को इस साल में गवर्नमेंट से इतनी मदद मिली। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, बहुत सारे लोग होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसके ऊपर से डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट से हेल्प मिली थी और कितने वैल्यू की मिली थी, एग्जैक्टली क्या मिली थी। बिकॉज इट विल हेल्प यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड देन बेटर टेक डिसीजंस। सो दैट इज वाई क्या बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्यों लाया गया है, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो भाई ये मिलने वाली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज करेक्टली दिखे, इसके लिए अकाउंटिंग की जरूरत थी कि कोई बताए कि भाई ये तरीका है अकाउंटिंग करने का। सेकेंडली, जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए कि आपके बिजनेस को एक पर्टिकुलर ईयर में जिसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिली हुई है। कम्युनिकेटिंग दिस टू द यूजर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यूजर्स कैन अकॉर्डिंगली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो क्या ये क्लियर है क्या? यस, तो हम इसका भी छोटा सा समरी बनाएंगे कि व्हाई दिस स्टैंडर्ड। So the standard is for two things: to actually tell you appropriate method of accounting and second, indication of the extent to which enterprise has been benefited from such grant. सो ये स्टैंडर्ड क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बताने के लिए और ये सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को टू इंडिकेट दैट कितने एक्सटेंट तक वो ऑर्गेनाइजेशन को उस साल में गवर्नमेंट ग्रांट के वजह से फायदा हुआ है। ओके, लिख लो ये। हाँ हाँ हाँ, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना फिर।
लिख के हो गया, फिर बताओ मुझे। Shall we go ahead? Yes. चलो, अब ये हो गया स्टैंडर्ड का बेसिक, किस मेन डेफिनेशंस, ये स्टैंडर्ड किस किस को एप्लीकेबल है, किस चीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। और अभी हमने देखा कि बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्यों आया और ये स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें कवर होगी। अब अकाउंटिंग के मुद्दे पे थोड़े जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो है ये टू ब्रॉड अप्रोचेस, थोड़े बाद में आएंगे हम इस पे, पहले हम मुद्दे पे आएंगे रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर स्टैंडर्ड एक टिपिकली 6-7 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में कभी कभी डिवाइड किया जाता है। तो उसमें क्या पहला पार्ट होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका मतलब है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रिकॉग्नाइज होना चाहिए मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कब लाना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब आनी चाहिए। सो दैट इज रिकॉग्नाइज। ओके, व्हेन विल यू रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट ग्रांट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो उसके कंडीशंस होते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल करोगे तभी गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा, वरना आएगा नहीं। क्या है वो दो कंडीशंस? सो ओनली, जो इसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड सेज ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। रीजनेबल अश्योरेंस दैट enterprise will comply with conditions attached and grant will be received. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हुई तो ही गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने चाहिए। क्या है ये दो कंडीशंस? सो गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, रीजनेबल अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा। सो ओनली व्हेन आपको भरोसा है, और वो भरोसा मतलब ऐसा अंधा भरोसा नहीं है, यू हैव रीजंस टू बिलीव। ओके, ओनली व्हेन यू हैव प्रॉपर, सो अब इसको कैसे बोलेंगे, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है, सो अश्योरेंस, हाँ मतलब अश्योरेंस का मतलब वही होता है कि आपको भरोसा है, और ऐसा अंधा भरोसा नहीं है, यू हैव लॉजिकली रीजंस बैक्ड भरोसा है, आप कुछ रीजंस है उसके वजह से आपको भरोसा है। क्या भरोसा है? कि एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड। तो व्हेन यू हैव रीजंस टू बिलीव दैट गवर्नमेंट ग्रांट में जो कंडीशंस हमें बताई गई है कि ये कंडीशन पे ही गवर्नमेंट ग्रांट एक्चुअली आप अर्न करोगे, ओके, तो आपको वो भरोसा है, कुछ भी चलो नहीं बोल रही है, अंधा भरोसा नहीं। हाँ, तो जब आपको यू हैव रीजंस टू बिलीव कि हाँ ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ जो अटैच कंडीशन है, एंटरप्राइज वो कंडीशंस को फुलफिल करेगा एंड फिर फ्यूचर में ग्रांट मिल जाएगा, ग्रांट विल बी रिसीव्ड। सो ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज रीजनेबल अश्योरेंस, ओके, दे हैव रीजंस टू बिलीव, मतलब उनको पता है कि हाँ ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट वी कैन से कि हाँ कि जो भी कंडीशंस है गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के, वो कंडीशंस हम फुलफिल कर पाएंगे एंड फिर गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीव हो जाएगी। तो ओनली जब ये दो चीजें फुलफिल होती है तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाओगे। अब तुम्हें लगेगा कि मैम ये क्यों ऐसे कंडीशंस वगैरह दिया है, कॉम्प्लिकेट क्या है? कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल सी बात है। ये लोग प्रूडेंस लगा रहे हैं, तुम देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो
तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट या तो एलिजिबल ही नहीं रहोगे तुम, या तुम्हें मिला हुआ पैसा लौटा देना पड़ेगा। ओके, तो बोलते हैं कि जब भी आपको भरोसा है, यू हैव रीजंस टू बिलीव कि हाँ भाई हम कंडीशन फुलफिल करेंगे, तो इसका मतलब वो कंडीशन फुलफिल होने वाले हैं, मतलब देयर आर रीजंस टू बिलीव कि भाई तुम वो गवर्नमेंट ग्रांट कमाओगे, क्योंकि रीजंस के बिना तो तुम कमाओगे नहीं, सॉरी कंडीशंस फुलफिल के बिना तो वो गवर्नमेंट ग्रांट तुम ऑन नहीं करोगे। तो जब तक तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम वो कंडीशंस फुलफिल करोगे, ओके, एंड गवर्नमेंट ग्रांट मिलनी भी तो चाहिए, ओके, तो अगर आपको भरोसा है कि हाँ भाई हम वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे, मतलब हम वो गवर्नमेंट ग्रांट कमाएंगे और फिर हमें गवर्नमेंट से पैसे मिलने की उम्मीद है, तभी जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ इसका मतलब वो गवर्नमेंट ग्रांट तुम्हारी इनकम हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, तभी जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारो। फुकट में तो तुम लोगों को लग रहा है कि कंडीशंस भी फुलफिल नहीं होंगे, वरना ये गवर्नमेंट से कुछ कैश आएगा नहीं, तुमको ये लग रहा है, तो खाली फुकट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गवर्नमेंट ग्रांट मिली, हमें फायदा हुआ, बिजनेस को कुछ गेन हुआ, ये दिखाने में क्या मतलब है? सो ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? ये इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड प्रूडेंस डाल रहा है कि ओनली व्हेन यू हैव रीजनेबल अश्योरेंस दैट द कंडीशंस अटैच्ड विद द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, so only when you have reasons to believe that this is going to happen, then only you are allowed to record government grant, otherwise you are not allowed. Are we clear? यस, लॉजिक समझ रहे हैं क्या कि स्टैंडर्ड ने क्यों बोला है ये? ओके, तो ये दो कंडीशंस जब फुलफिल होगी तभी गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी, वरना नहीं आएगी। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टैंडर्ड बोलता है mere receipt of government grant is not a conclusive evidence that conditions will be fulfilled. ओके, ये पढ़ो और मुझे बताओ कि किसको इसका मीनिंग समझा क्या? mere receipt of government grant is not a conclusive evidence that the conditions will be fulfilled. मतलब क्या है, कहां से आया ये बीच में? चलो, आई वॉन्ट समबडी टू एक्सप्लेन दिस। मतलब द एंटरप्राइज मे नॉट कंप्लाई एज वेल आफ्टरवर्ड्स। हाँ, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है सलोनी, लेकिन उसके पहले का मतलब वो बोल क्या रहा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दो कि मतलब वो कहना क्या चाहते हैं वो। कम ऑन, ये सेंटेंस को इंटरप्रेट करना, समझना आना चाहिए। हाँ करेक्ट है। सी इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई आज, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई ना, तो चलो उसकी अकाउंटिंग एंट्री उसको गवर्नमेंट ग्रांट करके दिखा देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन दे आर सेइंग नो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में ये लिखा है क्या कि गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है? वो क्या बोलता है, जब आपको भरोसा है कि ग्रांट से अटैच कंडीशंस फुलफिल होगी और ग्रांट मिलेगी, जब ये दोनों चीजें, एंड लिखा है मैंने बीच में, प्लीज अंडरस्टैंड, जब ये दोनों चीजें होंगी, इसका आपको रीजनेबल एश्योरेंस है, तभी गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसे गवर्नमेंट ग्रांट करके दिखाया जाएगा कि ये इनकम गेन, फायदा, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कुछ तो है। ओके,
लेकिन जस्ट बिकॉज आपको पहले साल में गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई तो आप बोलोगे मिल तो गई मैम, अब तो दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, हमें ये फायदा हुआ है कुछ, या कुछ कॉस्ट कम हुआ हमारा। नो, बिकॉज सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट मिलना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसे कमा लिया। सो mere receipt of government grant, just because you have received government grant, it does not give you evidence. It cannot be a evidence to say that कि इसका मतलब हम conditions तो fulfill कर ही लेंगे। आज तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा मिल गया, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया ये गवर्नमेंट से मिला हुआ फायदा है, आगे जाके तुमने कंडीशन फुलफिल नहीं की, यू माइट हैव टू गिव बैक दिस गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, सो वो बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज यू रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फायदा तुम्हें हो गया है तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करो। ओके, इट इज ओनली व्हेन यू फुलफिल बोथ द कंडीशंस कि देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट द अटैच्ड कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। जब ये दो लेवल आपको आ जाएगा तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ, हाँ, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर से तुम ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि गवर्नमेंट ग्रांट तो अपनी हो गई या हमने कमा ली। सो जस्ट बिकॉज यू हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ओके, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, ये चीज को, ये एविडेंस, इस बेसिस पे आप ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि गवर्नमेंट ग्रांट आपने कमा ली, क्योंकि कमाते तब हो जब कंडीशंस फुलफिल होते हैं। So mere only receipt of government grant, that thing, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट का मिलना इसे सबूत नहीं, पक्का सबूत नहीं माना जा सकता कि वो गवर्नमेंट ग्रांट तुम्हारी हो, यू हैव अर्नड इट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लो उसे। ज्यादा ही हिंदी यूज कर लिया मैंने, आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट हिंदी और नॉट। अब डाउट क्लियर है? यस। Okay, so that is recognition criteria of government grants. अब ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया कि कब गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री मारनी है। अब ये सीखना है कि कैसे मारनी है। हाँ, हमें बोला कि ओके मैम, जब मुझे ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट से जो भी अटैच्ड कंडीशंस है, आई हैव रीजंस टू बिलीव कि मैं वो कंडीशंस फुलफिल कर दूंगी, एंड प्लस मैम मुझे ये भी रीजंस टू बिलीव है कि गवर्नमेंट से मुझे पैसा आ जाएगा, ये स्टेज मेरा आ गया, तो मैं बोलूंगी गुड, अब गवर्नमेंट ग्रांट को तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, लेकिन सवाल ये आएगा कि मैम अकाउंटिंग कैसे करें, रिकॉग्नाइज कैसे करें? तो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में different types of government grants and their accounting. ओके, अब नोटबुक में ना चार्ट बहुत ह्यूज चार्ट है, क्योंकि मैं पूरे इसके बाद का जो अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड के जो अकाउंटिंग के मेन प्रिंसिपल्स है सारे, वो एक चार्ट में पूरा कवर करने वाली। सो द चार्ट इज वेरी ह्यूज, बट ट्रस्ट मी रिवीजन के लिए बहुत हेल्प होता है ये चार्ट। तो आप क्या कर लो, आप 2 पेजेस ले लो साइमल्टेनियसली, मतलब वो एडजेसेंट पेजेस ले लो, वरना ये चार्ट मतलब बैठेगा ही नहीं, बहुत बड़ा चार्ट है। सो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट्स का अकाउंटिंग देखने वाले हैं। अब अकाउंटिंग सीखने के लिए आप क्या करो, पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स को ना 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। से गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी नॉन मॉनिटरी ग्रांट which is in kind, which means in kind,
एंड एक सेकेंड ना, मुझे बस स्पेसिंग देख लेने दो कितना आएगा। ठीक है, मैं तो इरेज कर सकती हूँ, आप एकदम एंड कोने तक लेके जाओ पेज के। एंड सेकेंड इज मॉनेटरी ग्रांट। ओके, मतलब पहले तो अकाउंटिंग के लिए आप ये देखो कि गवर्नमेंट से जो आपको हेल्प हो रही है, जो गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या वो आपको मॉनेटरी है वो गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब क्या आपको कैश में मिली हुई है, या फिर व्हेनेवर आई से कैश इट मींस कैश प्लस बैंक, या फिर आपको गवर्नमेंट ग्रांट काइंड में मिली हुई है। सो यू हैव नॉट रिसीव्ड मनी एज सच बट यू हैव रिसीव्ड समथिंग लाइक, हाँ आप मेरा पूरा होने के बाद भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट फिर फोकस हाई रखो बस। हाँ, तो या फिर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कैसे हो सकती है, काइंड में, कि गवर्नमेंट ने आपको कोई चीज ही दे दी, इट इज नॉन मॉनेटरी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड दैट ऑल्सो नॉन मॉनेटरी। ओके, मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कोई चीज ही दे दिया, तो आप उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? मैम ऐसे कैसे गवर्नमेंट ने कोई चीज दे दी? जैसे एक एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कि अगर आप, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कुछ ऐसी चीज जो रिसेंटली एप्लीकेबल हो रही है, क्या सोचने दो मुझे। और ठीक है, शायद से लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कल ही हम देख रहे थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी भी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, और जो लोग एक्चुअली वो कपड़े वगैरह बनाते हैं, काफी अभी भी पोर्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैनुअल लेबर में बहुत जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लेबर तो हो ऑब्वियसली, लेकिन दे ऑल्सो वांट कि ऐसी जो चीजें हैं जो स्पीड अप हो सकती है, जो अभी स्पीड अप नहीं हो रही है क्योंकि हम हर काम मैन्युअली कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट वांट्स कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कुछ तो ऑटोमेशन है। ओके, तो गवर्नमेंट सेज कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्टेट ले लो शायद से, या कंट्री ले लो, जिसमें एक स्टेट उठा लो, सपोज राजस्थान। सो लेट्स से कि राजस्थान में बहुत सारा ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हैंड क्राफ्ट करते हैं, एंड दे वांट कि कुछ कुछ चीजें इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी से बूस्ट हो। तो गवर्नमेंट बोल देता है कि ये सारे बिजनेसेस को, ओके, ये फलाना ढिकने मशीन्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी डायरेक्टली, गवर्नमेंट उन्हें कुछ ऑटोमेटेड मशीन्स दे देगी जो उन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम में आएगी। ओके, तो बिजनेसेस को क्या मिलेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट पैसा दे रही है क्या? बताओ, कैश या बैंक दे रही है क्या? Here the help by the government, is it monetary or non monetary? बताओ गाइस, आंसर दो आप, वरना लेक्चर बहुत बोर हो जाता है। नॉन मॉनेटरी, वेरी सिंपल। अगर आप लोग माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो तो चैट में लिखो, बट प्लीज पार्टिसिपेट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली बिजनेसेस को काइंड चीजें लाके दे देता है, मशीन दे देता है, ओके, देन सच ग्रांट्स आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करना? ओके, अब गवर्नमेंट जब भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स देता है ना, वो भी दो टाइप के दे सकता है, मतलब एट कंसेशनल रेट पे दे सकता है, ओके, या फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। मतलब गवर्नमेंट देखो ऐसे बोल सकता है कि जितने भी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हम डायरेक्टली इनको मशीन दे दें, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर ये मशीन खरीदने जाते हैं खुद होके तो उन्हें लगेगा 10 लाख, हम दे रहे हैं इनको ये मशीन सिर्फ 5 लाख रुपए। सो दिस इज अगेन अ हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉन मॉनेटरी बिकॉज गवर्नमेंट डायरेक्टली मशीन दे रहा है, रोकड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट वो चीज कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कंसेशनल रेट से। सो आपको मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में गवर्नमेंट वो चीज काफी सस्ते में दे रहा है।
तो इस चीज का अगर ऐसे आपको मशीन कोई गवर्नमेंट से मिला हुआ है कम दाम पे कंसेशनल रेट पे, तो आप उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, पहले तो आप क्या करोगे, आप एंट्री मारोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, या अभी ये मशीनरी का ऐसा एग्जांपल लिया है, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में एसेट तो आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये जो एसेट आ रहा है इसके बदले में कुछ पैसा तो जा रहा है, हाँ 10 लाख नहीं जा रहा है लेकिन कुछ तो पैसा जा रहा है, सो टू बैंक which is 5 lakhs, that is cost of acquisition। जितने में वो मशीनरी आपको या वो एसेट आपको मिली है उस पे आप एंट्री मारोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ मदद मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ काइंड, कुछ चीज मिल रही है एंड गवर्नमेंट इज गिविंग यू एट कंसेशनल रेट, तो आपने एंट्री मारनी चाहिए एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो एसेट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाओगे लेकिन वो एसेट की वैल्यू आपने जितने पैसे दिए हैं उतने पे ही दिखेगी। ओके, भले वो एसेट दुनिया में उसकी वैल्यू 10 लाख है लेकिन तुम्हारे पास वो जो एसेट है उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए कितनी थी, तुमने कितने में खरीदी वो एसेट, तुमने तो 5 लाख में खरीदी, तो तुम लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिजनेस में एक एसेट आई है, बैंक से पैसे गए हैं एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब तुम जितने पैसे दोगे तुम बोलोगे कि मेरे बैंक से 5 लाख रुपए चले गए और मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 5 लाख है। आपको लगेगा कि मैम लेकिन फिर इससे कैसे लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट है? सी कैसे हो सकता है ना, जब आप कंपैरिजन करने जाओगे, एक तो डिस्क्लोजर भी जो कोई चीज होती है जो नीचे आएगी तो समझेगा, बट कैसे होता है ना, जब मैं सेम है, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर टू बिजनेसेस व्हिच आई एम एनालाइजिंग, one is Saloni's business, textile industry, let's say in Maharashtra, another is Vaibhavi's business, textile industry in Rajasthan। दोनों की बुक्स में मुझे ये एसेट दिखेगी लेकिन सलोनी के बुक्स में ये एसेट दिखेगी 10 लाख की, क्योंकि सलोनी ने 10 लाख रुपए देके ये एसेट खरीदी, और वैभवी के बुक्स में ये एसेट दिखेगी 5 लाख रुपए की। मैं सोचूंगी अरे ऐसे कैसे हो गया, सलोनी के पास कुछ मशीनरी है जिसकी वैल्यू 10 लाख बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम मशीन वैभवी के पास है लेकिन जिसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, 5 लाख। व्हाई सो? एंड व्हेन आई रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहीं तो वैभवी ने ये नीचे लिखा होगा कि हमारे बिजनेस को वो एसेट 5 लाख रुपए में गवर्नमेंट ने सस्ते भाव में दिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू 5 लाख है क्योंकि हमने तो 5 लाख ही पे किए हैं उसके लिए। जबकि मुझे समझेगा कि सलोनी का वो जो मशीन है उसकी वैल्यू 10 लाख क्यों दिख रही है, क्योंकि सलोनी के पास वो मशीन है जिसकी वैल्यू 10 लाख है एंड सलोनी हैज पेड 10 lakhs, and Vaibhavika will understand that value of that machine is actually 10 lakhs, but 5 lakh ka help has been provided by the government, and that is why the same machine is being presented at two different values in two different companies' financial statements. Are we clear about this? Yes, accounting clear है क्या सबको? योगिनी क्लियर है? उसकी एंट्री नहीं आती ना, उसकी एंट्री कैसे आती है, वो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ओके ऐसे अलग से गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, विच इज वेरी ट्रू, बट वो इनडायरेक्टली दिख रहा है, कैसे, वो एसेट की वैल्यू 5 लाख दिख रही है। तो हमें क्या बताया गया है कि आप ऐसे लिखोगे कि एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट 5 लाख, तो ऐसे दिखेगा कि वो 10 लाख की एसेट है बट वो आपके बुक्स में 5 लाख पे दिख रही है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि वो एसेट आपके बिजनेस में आई है, तो हम बोलेंगे कि वो एसेट आपके बिजनेस में कितने पे खरीदी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट टू योर बिजनेस। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा कि हमारे पास ये मशीन है, तो बोलेंगे यार ये तो अच्छी खासी मशीन है, एंड उसके सामने दिखेगा
but the cost of that machine to your business was only 5 lakh. So since that machine जो आप बता रहे हो कि वो आपको 5 लाख में ही मिली जिसकी वैल्यू 10 लाख है, this indirectly shows that you received government grant. Is this clear सबको? ऐसे कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो शर्माओ मत, पूछो, ये सारे बहुत लॉजिकल डाउट्स हैं, डोंट हेजिटेट. राइट, तो हमने क्या देखा कि जब भी आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, ओके, एंड वो आपको मिल रही है कंसेशनल रेट पे, सस्ते में मिल रही है, तो आप उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? आप सिंपल आप एंट्री मार दोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आपको जितने में मिली, क्योंकि आपको जितने में मिली, आपने जितना पैसा दिया, आप कॉस्ट पे उतना रिकॉर्ड कर दोगे. सो यहाँ पे चार्ट में हम लिखेंगे एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक बट एट COA. आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टार करके हम लिख लेंगे कि COA का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. हमें जितने में मिली, हम बोलेंगे हमारे लिए कॉस्ट तो उतना ही है, तो बैंक में से 5 लाख, एसेट 5 लाख, बट स्टिल यू विल हैव दैट एसेट इन द बुक्स, तो समझेगा कि उसकी वैल्यू इज मच हायर, बट यू हैव पेड ओनली 5 लाख, सो इट इज बिकॉज यू रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, शैल वी गो अहेड? लिख तो नहीं रहे हो तुम लोग, तो समझ लो. आगे जाते हैं. अब ऐसे हो गया कि गवर्नमेंट ने आपको वो मशीनरी दे दी या कोई एसेट दे दी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, बोला कि हम पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीनरी लगवा के देंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो कैसे करेंगे अभी? तो इसके लिए सी, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी एंट्री नहीं मारूं, क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके जेब में से 1 भी रुपया नहीं गया है, तो आप क्या दिखाओगे कि हमारे बैंक में से इतने पैसे गए, और ये पैसे क्यों गए? क्योंकि हमने ये एसेट खरीदी. लेकिन आपके बैंक में से पैसा 1 भी नहीं गया है, तो बैंक को तो क्रेडिट नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, ये दिखना चाहिए कि आपके बिजनेस के पास वो एसेट है, वो दिखना चाहिए ना कि यू हैव दैट एसेट. बट एंट्री क्या मारेंगे? क्योंकि हम तो यूजुअली एंट्री मारते हैं एसेट टू बैंक और पेएबल, कि इतने पैसे दिए या देने हैं तब जाके वो एसेट हमारी है, तो हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी है. अब ऐसे हो रहा है कि बैंक में से कुछ भी पैसे नहीं जा रहे, एंड वी वांट टू शो दैट वी हैव दैट एसेट. तो उस केस में आप वो एसेट को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो. एसेट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड however at nominal cost. मतलब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दो कि एसेट अकाउंट डेबिट टू, प्रोबेबली ये जो एसेट आई है इसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ा, इसलिए फायदा हुआ, तो टू गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये एंट्री मार दो. लेकिन ये मारना है आपको नॉमिनल वैल्यू पे. नॉमिनल वैल्यू मतलब ऐसे सम बेसिक अमाउंट लाइक 1 रुपीज, 10 रुपी और 100 रुपीज. बिकॉज सी, अगर मैं ऐसे एंट्री मार दूंगी कि एसेट अकाउंट डेबिट लेट्स से 10 lakhs, ये आपको ना ये थोड़ा सा और समझेगा जब हम और एक स्टैंडर्ड करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. बट हियर द पर्पज इज वी वांट टू शो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एसेट है, हमारे पास वो मशीनरी है, बट सिंस वी हैव नॉट पेड एनीथिंग फॉर इट, वो कॉस्ट क्या है वो एसेट का हमारे लिए, तो हम बताएंगे सी, जब आप एसेट रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या दिखाते हो कि ये एसेट हमारे बुक्स में आई और ये लाने के लिए इतना खर्चा हुआ. हमेशा एसेट की एंट्री कॉस्ट पे मारी जाती है कि एसेट आई और ये एसेट हमने खरीदी इतने पैसे देके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट. बट जब ये बिजनेस में एसेट आ रही है, देयर इज नो कॉस्ट टू यू, बट वी स्टिल वांट टू शो दैट वी हैव दैट एसेट, तो हम एंट्री मारेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, बट वी शो नॉमिनल वैल्यू 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपीज पे टू गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट कुछ तो देना पड़ेगा वरना टैली नहीं होगा, टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम करके 10 रुपया. इससे क्या हो जाएगा ना, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दिखेगा कि आपके पास वो एसेट है, लेकिन उसके सामने दिखेगा 10 रुपए, तो ऐसे लगेगा अरे ये 10 रुपए के हैं, ये एसेट 10 रुपए में तो कभी मिल ही नहीं सकती है, तो क्यों 10 में दिखाई है? क्योंकि ये एसेट हमें कुछ भी पैसे बिना दिए मिली है. सो वी हैव दिस एसेट
बट वी डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर दैट एसेट। हमारे बिजनेस को ये एसेट कॉस्ट जीरो है उसका, तो एंट्री मारने के लिए हमने कुछ तो नॉमिनल अमाउंट ले ली, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया नॉमिनल अमाउंट पे एंट्री मार दी, ताकि ये समझे कि बिजनेस में वो एसेट है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ भी पैसे नहीं पे करने पड़े। हमें वो एसेट कितने कॉस्ट में मिली, तो कॉस्ट इज नॉमिनल वैल्यू। सो पीपल विल अंडरस्टैंड ये एसेट इतने सस्ते में कैसे मिली, बिकॉज यू रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके लिए लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप कोई एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, हम एंट्री मारते हैं एसेट अकाउंट डेबिट कॉस्ट पे, कि बिजनेस में एसेट आई और उसकी कॉस्ट इतनी है क्योंकि हमने उतने पैसे दिए हुए हैं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ हाँ, नहीं कुछ कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर वो चीज 10 लाख की 10 में दिख रही है, मतलब समझ ही जाता है कि ये कुछ गवर्नमेंट से हेल्प मिला हुआ है। एंड प्लस क्या होता है ना, नीचे डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। इसी कैसे होगा, अगर मैं सलोनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी तो मुझे देखिएगा ये मशीनरी 10 रुपए क्यों लिखा हुआ है, एज ए यूजर मुझे कंफ्यूजन होगा ही। फिर नीचे नोट लिखी होगी कि ये एसेट हमारे पास है, लेकिन एसेट हमेशा कॉस्ट पे दिखाई जाती है कि ये एसेट हमने कितने पे, हमने इस पे कितना खर्चा किया हुआ है। सो एक्चुअली हम वहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमने तो उसके लिए कुछ नहीं खर्चा किया है, बिकॉज दिस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई वी हैव शोन इट दैट वी हैव दिस एसेट बट एट अ वेरी नॉमिनल वैल्यू। सो इसके लिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए आपको जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट में चीजें दिखाई जाती है वो प्लस नीचे दिए हुए नोट्स, ये साथ में पढ़ने पड़ते हैं, देन आपको यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। ओके, आर वी क्लियर अबाउट दिस? So asset is to be recognized at nominal cost. हाँ, इसको अकाउंटिंग करने का कुछ कुछ लोगों को लगता है कि बेटर तरीका भी हो सकता है, कुछ अलग तरीका भी हो सकता है। यस, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला है कि हमको ऐसे अकाउंटिंग करना है। देर आर सर्टन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अब बोले कि मैम अदर कैसे हो गए, दूसरे कंट्री भी अकाउंटिंग करते हैं ना, उनके भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो देर आर सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट से मिला हुआ ये फायदा अलग तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। जब तुम वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखोगे तुम्हें पता चलेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट से मदद मिलना, इसे अलग तरीके से भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। आई एम जस्ट नॉट टेलिंग दैट मेथड बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें यही मेथड फॉलो करनी है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ने तो ये गाइडलाइंस दी है। ओके, सो आर वी क्लियर टिल नाउ? यस। अब ओके, मुझे ये बताओ हैवी हो रहा है क्या अभी इसके बाद स्टैंडर्ड, ये समझ रहा है? समझ रहा है ना? ज्यादा लोड नहीं, मतलब ऐसा बहुत ही कंसेप्ट हो गए या कुछ हैवी हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्या? मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिली है, लेकिन इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ये कैश या बैंक थ्रू मिला हुआ है आप। करेक्ट। तो पहले तो आप चेक करोगे, इसमें भी डिवीजन होता है कि इज दैट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन रिलेशन टू specified fixed assets, okay, or in relation to specific fixed assets, okay, इसका मतलब क्या है पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक आई एम रियली सॉरी, एक ही मिनट रुको। हाँ,
ग्रांट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं देखो. Grants related to specific fixed assets are government grants whose primary condition is that the enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire such assets. See, तो हम बोल रहे थे कि हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिली हुई है. वो हेल्प कैसे मिली है? हम पहले बाइफरकेट करेंगे कि नॉन मॉनिटरी है या मॉनिटरी है. ओके, हमने बोला कि नहीं मॉनिटरी है, हमें कैश बैंक के रूप में मिला हुआ है. फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमें गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिला हुआ है क्या. और स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपको बोलता है ये पैसे लो, लेकिन ये पैसे आप सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो? ये पर्टिकुलर एसेट या ये पर्टिकुलर टाइप की एसेट खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए. ओके, सो टू परचेज और टू कंस्ट्रक्ट या उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या ये पैसे तुम यही टाइप की एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज करोगे, फिर मतलब अदरवाइज एक्वायर सच एसेट्स. ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट से अगर हमें पैसा आया हुआ है तो इट इज मॉनिटरी एसेट. और अगर गवर्नमेंट ये कंडीशन डालता है कि ये पैसा यू कैन यूज, ओके, ओनली, पढ़ो ठीक से, द प्राइमरी कंडीशन ऑफ दैट ग्रांट इज दैट द एंटरप्राइज शुड यूज दैट मनी ओनली फॉर परचेज, खरीदने के लिए, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या अदर कोई तरीके से, और अदरवाइज एक्वायर सच एसेट्स. सच एसेट्स मतलब गवर्नमेंट बताएगा कि हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे आपको सिर्फ ये टाइप के मशीन को खरीदने के लिए या बनवा के लेने के लिए, या कोई और तरीके से आपको उसे वो मशीन को लेना है, तो उसके लिए आप ये पैसे यूज कर सकते हो. तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स. आर वी क्लियर कि स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? यस, नो, बोलो जल्दी. सो प्राइमरी कंडीशन क्या है वो ग्रांट के साथ, कि वो ग्रांट का पैसा, that grant money should be used only for either purchase or construct or to otherwise acquire specific assets. तो अगर आप पहले, आप चार्ट में हम कहाँ पे पहुंचे कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, नॉन मॉनिटरी है या मॉनिटरी, तो मॉनिटरी है. मॉनिटरी है तो आप पूछोगे कि क्या वो ग्रांट स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से रिलेट करती है क्या. इधर तक क्लियर है क्या? यस, नो, बोलो रे. क्या मुहूर्त निकालूं मैं? टाइप करो. क्लियर? ओके. वैभवी, सलोनी, श्रावणी, क्लियर है कि नहीं? यस, ओके. अब जब आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिली है, तो उसका अकाउंटिंग करने के लिए या तो आप मेथड नंबर 1 यूज कर सकते हो, या फिर उसका अकाउंटिंग करने के लिए आप मेथड नंबर 2 यूज कर सकते हो. ओके, अब ये क्या है मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2? मुझे सच में बताओ, आप लोगों को समझ रहा है क्या? आप हो इधर या हैवी हो गया स्टैंडर्ड इधर तक? हैवी हो गया तो इट इज ओके, मैं छोड़ देती हूँ. वो कुछ भी ना समझने से अच्छा है कि हम कभी बाद में एक्स्ट्रा ले लेंगे. डू यू वॉन्ट मी टू गो अहेड, या ऐसे तुम लोग पागल जैसे हो गए हो अभी, मुझे लग रहा है. टेल मी क्विकली.
हो क्या, सो गए? ओके, तो सिंस कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ओके हो, तो मैं और 15 मिनट मिनिमम बढ़ूंगी। चलो, सो अगर आपको स्पेसिफिक एसेट्स के लिए पैसा मिला हुआ है तो हमने, अरे चैट में किधर, मुझे नोटिफिकेशन में नहीं आ रहे। अच्छा, अब अपडेट हुआ, सब अब अपडेट हो रहा है। सॉरी, तुम लोग बोल रहे थे, मैं गालियां दे रही थी। तो समझ रहा है, क्लियर है, थोड़ा हैवी हो रहा है, थोड़ा जास्त होता है, मैम छोड़ते हैं आज, है ना? कोई पॉजिटिव कोई लिख पे मत कि नहीं मैम हम होंगे कामयाब, हम पढ़ेंगे, कोई नहीं लिखेगा। नालायक बच्चे हो गए तुम लोग। वैभवी ने लिखा है बोले तुम्ही स्वतःच ठरवलं। ओके, ठीक है, नहीं क्योंकि ये पहला स्टैंडर्ड तुम पढ़ रहे हो तो ये हैवी हो सकता है, टोटली अंडरस्टैंड, इट्स ओके, विल स्टॉप हियर। बट एक बार क्या करते हैं, अभी तक पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड हम पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पूरा स्टैंडर्ड शांति से रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन तुम लोग बिल्कुल मतलब और कॉन्सेंट्रेशन से और पहला बेस पढ़ के आओगे तो फटाक से समझ जाएगा। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, हम क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या बताता है? वो बताता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसलिए हमने पहले सीखा कि गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है। सो गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेंस, इट कैन बी इन कैश और काइंड गिवन बाय गवर्नमेंट, ओके, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद कंडीशंस। गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इंटरनेशनल बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज। करेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ कुछ चीजें नहीं आती है। गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड सर्टन थिंग्स सच एज such help or assistance from the government upon which value cannot be placed, transactions with the government which are in the ordinary course of business, government help from the government which does not qualify the definition of government grant, and participation of the government in the ownership of the enterprise. Okay, then we went ahead and we saw that why there is this standard, because we needed proper guidelines regarding how to account for government grants, and also it is necessary that in financial statements or through financial statements it is communicated that to what extent that organization has been benefited by government grant. So that is why the standard was necessary. Then we understood that when shall government grant be recognized in books of accounts. So we said कि आप government grant की entry books of accounts में तब भी मार सकते हो only when you satisfy both of the following conditions. That is, the enterprise has reasonable assurance that the conditions attached to the grants will be complied and the grant money will be received. Mere receipt of government grant cannot be taken as a conclusive evidence that the conditions will be fulfilled. ओके, देन वी सॉ कि ठीक है गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज तो कर लेंगे, लेकिन उसका अकाउंटिंग कैसे करना है? तो अकाउंटिंग के लिए जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा यू विल ब्रॉडली क्लासिफाई इट इनटू टू कैटेगरीज, whether the government grant is non monetary that is in the form of assets और काइंड में है, या फिर मॉनिटरी रोकड़ा मिला हुआ है। सो अगर वो काइंड में है तो आप अगेन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कि वो जो आपको काइंड में मिला हुआ है क्या वो एसेट्स कंसेशनल रेट में मिले हुए हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट। कंसेशनल रेट में मिले तो सिंपल एंट्री है, एसेट को बिजनेस में लाने की एंट्री मारो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे मारो, विच इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने भी आपने पैसे दिए उतने पे रिकॉर्ड कर दो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिली है देन द एसेट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट एट नॉमिनल वैल्यू। देन वी सॉ दैट जब भी आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है, तो उसे बोलते हैं मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट से पैसा मिला हुआ है डज इट रिलेट टू स्पेसिफिक एसेट्स। नाउ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस और गिव यू कंडीशंस दैट दिस ग्रांट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और अदरवाइज एक्विजिशन ऑफ दिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसेट्स।
ओके, नाउ इफ यू नो दैट ग्रांट इज फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स, तो उसका अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ब्रेथलेस हो गया ये, क्लियर है क्या इधर तक, कोई डाउट? हाँ हाँ, एसेट टू कवर, क्योंकि उसके बिना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब आएगी ही नहीं ना, वो एसेट दिखेगी ही नहीं, लानी पड़ेगी बुक्स में, तो जर्नल से ही लानी पड़ेगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 रुपया, या सॉरी बैंक अकाउंट नहीं, टू गवर्नमेंट ग्रांट 1 रुपया, हाँ क्योंकि बैंक से कुछ नहीं जा रहा है, इनकम दिखाएंगे, सॉरी नॉमिनल वैल्यू। अब कुछ तो एंट्री मारनी है तो कुछ तो रुपीस अमाउंट लिखना पड़ेगा, इसलिए नॉमिनल वैल्यू। So absolutely clear. Shall we stop for today? Yes.